सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है। इस अवसर पर हम दोनों संस्थाएं, हेरिटेज सोसाइटी और गुलाब भाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय संयुक्त रूप से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, जिसका विषय है विमेन्स आइडेंटिटी, नैरेटिव्स एंड डिस्कोर्सेस। आप सभी का इस आयोजन में दोनों संस्थाओं की तरफ से मैं प्रोफेसर अनंता संतोष द्विवेदी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा हम सभी मेरे ख्याल से एक किन्हीं के यहाँ से इको हो रहा है, किन्हीं के यहाँ से इको हो रहा है, उनसे आग्रह है। जी, अब ठीक है। तो आप सभी को एक बार पुनः इस आयोजन में दोनों संस्थाओं की तरफ से स्वागत करता हूं। हम दोनों संस्थाएं हेरिटेज सोसाइटी और गुलाब भाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय संयुक्त रूप से में एमओयू साइन किए हुए हैं और इस आयोजन का यह पहली श्रृंखला, पहला कार्यक्रम हम लोगों का शुरू हुआ है और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने महत्वपूर्ण अवसर पर, ऐतिहासिक दिवस पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस अवसर पर हम दोनों संस्थाएं अपना पहला प्रयोग करने जा रहे हैं। इस पे हम लोगों के साथ मंचासीन है प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम, जो वर्तमान में निवर्तमान कुलपति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस, और साथ ही साथ हमारे साथ इस मंच पर आसीन है डॉक्टर संपा चौबे मैडम, जो वर्तमान में विभागाध्यक्ष हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट डीपीपीजी कॉलेज रायपुर में। साथ ही साथ इस मंच पर हम लोगों के साथ डॉक्टर गुलाब भाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हम लोगों के साथ हैं। आप सभी को इस आयोजन में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि इस आयोजन में देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और इस आयोजन में आज अभी इनॉग्रल सेशन किया जा रहा है। 1:30 बजे से हम लोगों का एकेडमिक सेशन फर्स्ट शुरू होगा, फिर 3 बजे से एकेडमिक सेशन सेकंड शुरू होगा, फिर 5 बजे से एकेडमिक सेशन थर्ड शुरू होगा। तो लगभग 30 रिसर्च पेपर आज के इस आयोजन में पढ़े जाने वाले हैं इस विषय के ऊपर, विमेन्स आइडेंटिटी, नैरेटिव्स एंड डिस्कोर्सेस के ऊपर। इस समस्त आयोजन के अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष अरुण यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। अति महत्वपूर्ण कारण होने के कारण आज हम लोगों के साथ लाइव सेशन में नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद इस आयोजन को हम दोनों संस्थाओं को मिल रहा है और हम सभी प्रतिभागियों को मिल रहा है। तो एक बार पुनः बहुत विलंब न करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप सभी तमाम दर्शकों का एक बार पुनः, तमाम प्रतिभागियों को, तमाम प्रेजेंटर्स जितने भी है पार्टिसिपेंट्स इस आयोजन से जुड़े हैं, उनका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। और इस आयोजन की शुरुआत करने हेतु डॉक्टर संपा चौबे मैडम को इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने हेतु जो आज के आयोजन की गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उनको सादर आमंत्रित करना चाहेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है महोदय। बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस आभासी पटल पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम, साथ ही चेयरपर्सन आदरणीय अरुण यादव जी, सुरेंद्र कुमार तिवारी जी और डायरेक्टर जनरल हेरिटेज सोसाइटी प्रोफेसर अनंत आशुतोष त्रिवेदी जी, आप सभी का मैं सादर अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज के इस पुनीत अवसर पर निसंदेह सभी को मैं इसी माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। कामना करती हूँ ईश्वर से कि समस्त महिला जन इस ब्रह्मांड में रहने वाली, किसी भी क्षेत्र में गरीबी, अमीरी और किसी भी वर्ग में कार्य कर रही हो, उनको ईश्वर शक्ति प्रदान करें
और सशक्तिकरण का एक सच्चा यथार्थ रूप उनको ईश्वर प्रदान करे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं शुरू करती हूँ आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की के पीछे विचार क्या रहा है, महिलाओं ने संघर्ष की कौन सी यात्राएं की है, आज का वर्तमान समय यहाँ तक पहुँचने में मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है ना? जी Can you जी hear आ me रही है। good? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से ये एक जो जर्नी शुरू की महिला ने, तो प्राचीन समय में अगर देखें, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं इतिहास के, तो इतिहास तो गवाह है और इतिहास बातें वो सारी करता है जिससे कि भविष्य के निर्माण में हम उसको सहायक पाते हैं। प्राचीन समय में नारी की स्थिति यूँ तो अच्छी थी, संगिनी की तरह वो साथ-साथ चल रही थी और अपने पास में उसको इस तरीके का कोई भी ऐसा अवसर उसको नहीं था कि वह अपने वजूद के ऊपर कुछ सोच पाए। मतलब जीवन अच्छा था, पढ़ लिख सकती थी, साथ-साथ काम कर सकती थी, भाव व्यक्त कर सकती थी और आसमान देख सकती थी। तो अच्छा ही था जीवन, परंतु शनैः-शनैः जैसे-जैसे मानव समाज बढ़ता गया, तो शक्ति बढ़ती गई, तो वैसे ही समय ने करवट बदली और नारी की स्थिति शोचनीय हो गई। थोड़ी उसको बंधनों से जकड़ी हुई वो अपने को महसूस करने लगी। शिक्षा उसके लिए दूर और ना दिखने वाली एक ऐसा आयाम बन गया कि वो उसको शिक्षित होना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उन्मुक्त होकर वो भाव अपने व्यक्त कर पाए, ये वो नहीं कर सकती थी और साथ ही साथ वो केवल धीरे-धीरे तो वस्तु के जैसे ही हो गई और जैसे उसे रख दिया जाए, वैसे वैसे ही उसे व्यवहार करना चाहिए। हिंसा ने उसके साथ हिंसा, उसके साथ में शोषण और नारी के साथ में अन्य-अन्य प्रकार के अ, कई ऐसे कष्टों से उसे होकर गुज़रना पड़ा। कहते हैं ना, अति का अंत होता है। नारी के भी इस अंत का नारी नहीं किया और वैसे हम देखें तो इस समाज में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा है। दुर्गा अपनी शक्ति के लिए जानी जाती है। प्रत्येक नारी में दुर्गा का निवास है, ऐसा भी हम समझते हैं और शक्ति के रूप में नारी के पास शक्ति तो है ही, परंतु ये शक्ति कुंठित हो रही थी। ये शक्ति समझ नहीं पा रही थी कि किस तरीके से वह अपने आप को इस शोषण की पराकाष्ठा से बचा पाए। ऐसे समय पे केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व में नारी की स्थिति लगभग इसी प्रकार की थी। भारत की स्थिति तो नारी को देखने पर हम समझते हैं कि अच्छे और जगहों से काफ़ी अच्छी थी। परंतु विश्व में सबसे पहले जो अपने आप को आज़ाद करने की बात, अपने आप को शिक्षित होने की बात और एक ऐसे कपड़ा मिल के 15,000 नारियों ने अपनी उसी इच्छा को, यानी क्या कि काम करने के घंटे कम किए जाएँ, वेतन या तनख्वाह समान किया जाए और साथ ही साथ उसे वोट देने का अधिकार, मत अधिकार, माने अपने एक वजूद की पहचान पर नारी निकल पड़ी और यह घटना लगभग 1900 से बढ़ते-बढ़ते एक समय ऐसा आया कि हम जो ये आज का दिवस मना रहे हैं, वो 8 मार्च 1913 में यह 8 मार्च के दिन ही पीछे इसकी बड़ी सारी कहानियाँ हैं, संघर्ष की बहुत सारी यात्राएँ हैं, उसको करते-करते नारी एक समय ऐसे पहुँची कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, कई विभिन्न माध्यमों से वो होती हुई अपने विचारों के लिए एक ऐसा सशक्त वातावरण तैयार करने में वह सक्षम हो पा रही थी अब। परंतु ठीक है कि यह पाश्चात्य जगत में ही इसके अंकुर फूटे और उसको एक ऐसा मंच मिला, उसको एक ऐसा आकाश मिला और उससे ही यह अन्य देशों में लाखों लोगों में नारी में यह फैलता चला गया। भारत की नारी में भी नारीवादी प्रमुख आंदोलनों के माध्यम से नारी ने अपने वजूद को समझा। आज नारी की जो वर्तमान समय में स्थिति है, वह तो बिल्कुल सर्वविदित है कि था तो उसके पास सब कुछ, पर दबा दिया जा रहा था। परंतु फिर भी शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जो
कई पुरुषों ने ही नारी को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसमें नाम राजा राम मोहन रॉय का लेना चाहूँगी, विवेकानंद का लेना चाहूँगी, ईश्वरी प्रसाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर का लेना चाहूँगी, दयानंद सरस्वती जी का नाम लेना चाहूँगी और विवेकानंद का नाम लेना चाहूँगी। जिस प्रकार इन महापुरुषों ने नारी को आगे बढ़ाने के लिए साहस दिया, पथ आगे बढ़ाए, इसलिए उन्होंने उनको बल दिया, सोच दी, समझ दी और इसके माध्यम से नारी आगे बढ़ी। वर्तमान समय में भी बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, पुरुष हैं, जिसके कारण से नारी माने हमारा ये जो एक वह है ना, नारी का अपना वजूद और पुरुष, नारी और पुरुष दोनों जब बराबर होंगे तब समाज सही मायने में विकास और विकसित हुआ ऐसा समझा जाएगा। मैं आ जाऊं वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि नारी ऐसे तो मालूम पड़ता है कि सशक्तिकरण के आयाम उसने छू लिए हैं, पर यह पूर्ण कार्य नहीं हुआ। यह तो बहुत थोड़ा सा अंश है कि राजनीतिक पटल पे वो कुछ दिखाई पड़ रही हैं और हालांकि ये शुरुआत तो हो गई थी स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन से, क्रांति जैसे आयाम को माने क्रांति जैसी घटना को अंजाम देने में नारी पीछे नहीं रही। सामने सामने उसने बम माने अस्त्र चलाने में वो माने वो दीक्षांत समारोह में जाने वाली वो महिला याद ना की जाए तो अच्छा नहीं होगा ना। तो इसलिए हम उन क्रांतिकारी महिलाओं को बिल्कुल याद करें जिन्होंने बम, अपनी मौत, इन सबको ना देखते हुए, यानी साहस का उतना ही बल उसके पास था, साहस उतनी ही उसके पास में थी जितना कि पुरुष के पास था। तो नारी यद्यपि अपने आप में छोटे-छोटे कदम से बढ़ रही थी, इसलिए कम दिखलाई पड़ती थी। स्वाधीनता संग्राम में हम अगर गांधीवादी आंदोलन को देखें, तो वादी आंदोलन में भी बहुत सी महिलाएं, सरोजिनी नायडू और कमला नेहरू, इन सब कार्यों को आगे बढ़ाने में बहुत-बहुत अपनी महती भूमिका अदा की है। साथ ही हम देखते हैं कि अगर आज की परिस्थिति में पहुंचने के लिए यानी 1947 के बाद अगर नारी ने अपने आप को साबित करने के लिए कोई कार्य करना आरंभ किया, तो भारत की नारी को ये सौभाग्य प्राप्त था कि मत का अधिकार उसे पहले ही प्राप्त था। शिक्षा जैसी बातें और संविधान ने उसे बहुत से अधिकार दिए थे। तो इन अधिकारों के माध्यम से नारी अपने एक वजूद को, अपने व्यक्तित्व को, बहुत सी नारी जो शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी, उनको तो अब ये पता था कि पढ़ने से कोई अंधा नहीं होगा और किसी विधवा होने से कहीं उसका परिवार खत्म हो जाएगा, ये बात नहीं होगी। शिक्षा ने उसको अपने आप को संवारने, अपने आप को सशक्त बनाने और अपने आप को एक आर्थिक जगत में आज़ादी तभी उसकी आ सकती है जब वो आर्थिक रूप से आज़ाद हो सके। अब वो अपना पथ बढ़ा रही थी आर्थिक संपन्नता की तरफ। आज वो 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक नारी की यात्रा बहुत अलग प्रकार की रही। वह सितारे की तरह चमकी, कोई क्षेत्र उसने नहीं छोड़ा। चाहे हम देखें कि राजनीतिक पटल पर हम नारी को देखें तो यद्यपि 50-50% नारी अपना स्थान नहीं ले पाई है, फिर भी वो नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, पर और वो नहीं कर सकेगी ये काम ऐसा भी नहीं मान सकते, क्योंकि जिस क्षेत्र में उसने पैर रखा उस क्षेत्र में उसने अपना सर्वस्व दिया और नारी के कार्य करने की जो एक कैपेसिटी है या फिर उसके कार्य करने की एक जो तरीके हैं, शैली है, उसमें वो 100% देना चाहती है। काम को पूरा का पूरा ऐसा दिखलाना चाहती है कि वह संपूर्णता से एक कार्य निखर कर सामने आए, इसके आगे संभावना ना रहे, वह अपना संपूर्ण देकर ये कार्य करती है। राजनीतिक पटल पर हम देखें तो नारी ने अपना स्थान बनाया है। वैज्ञानिक क्षेत्र पे देखें तो उसने विज्ञान में भी नक्षत्रों को, खगोलीय जगत को और साथ ही साथ उसने इसरो जैसी जगत पर भी अपने पैर रखे ही नहीं, बल्कि उसने मंगलयान का पूरा काम ही अपने हाथों पर लेकर किया। तो कहना होगा कि नारी के ना तो मस्तिष्क पर हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, ना ही उसके शारीरिक गठन पर कि वो कार्य करने में उसके पास बल नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। अगर हम ये देखें कि अभिनय और फ़िल्मी जगत पर नारी ने अपना एक अच्छा स्थान बनाया है। अभिनय के क्षेत्र में वो नाम तो उसने किया ही है और कोई भी कार्य ऐसा जो कि पहले ऐसा समझा जाता था कि पुरुष नारी का वेश बदल कर मंच पर आते थे, पर अब स्थिति वो नहीं है। नारी अपनी जगह पर अपना ही अभिनय कर रही है। फ़िल्म पर डायरेक्शन का काम कर रही है। अच्छी-अच्छी फ़िल्मों को वो जगत के सामने स्वयं निर्मित कर ला रही है।
यदि हम देखें कि आर्थिक जगत में या औद्योगिक क्षेत्र में, उसमें भी अपने आप को उसने वो मजूमदार शाह जैसे एक जिसने बॉटनी को एक सब्जेक्ट बनाया और एक गैरेज से अपना कार्य शुरू किया। इंदिरा नूरी ने अपना कार्य जो शुरू किया, तो वो तो पूरे अमेरिका में रह के भारत के नाम को वो आगे कर रही थी। तो औद्योगिक क्षेत्र चूंकि नारी से कठिन एक क्षेत्र समझा जाता है, परंतु उसमें भी वो पीछे नहीं रही। खेलकूद के क्षेत्र में देखें तो वर्तमान समय में तो उसने अपना एक परचम ही लहरा दिया है। चाहे वो दिव्यांग लोगों की बात हो, तो दिव्यांग नारी ने भी अपना हर क्षेत्र पर, चाहे आईएएस या आईएफएस या अन्य प्रकार के किसी भी हम देखेंगे कि कई ऐसे क्षेत्रों में जिनमें नारी के पदार्पण हो भी पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह था, परंतु आज की नारी ने ये साबित कर दिया। तो हम नारी के सशक्तिकरण की बात तो देख रहे हैं, नारी सशक्त तो हो गई, पर नारी के सशक्तिकरण में उसकी आर्थिक जो एक आर्थिक जगत में प्रवेश कर विभिन्न तरीके से अर्थार्जन जब वो कर पाएगी, तो फिर उसे निर्णय लेने की क्षमता उसके भीतर जन्म लेगी। और इस कार्य को उसने किया है, परंतु हम उसको पूरा हो गया नहीं मान सकते। हम ये मान सकते हैं कि उसमें अभी भी कार्य शेष है। फिर याद दिलाना चाहूंगी कि अगर कुछ बदल सकता है, तो वह है पुरुष के साथ नारी की जो एक सोच है, अध्ययन और संस्कार के माध्यम से। केवल अध्ययन ये कार्य नहीं कर पा रहा है, बल्कि संस्कार को इसमें जोड़ना होगा। तभी नारी का एक सम्मान, नारी अपने आप एक स्थान पर पहुंचकर सम्मानित हो जा रही है, वो एक अलग बात है, परंतु नारी को सहसा सम्मान मिल रहा है क्या? तो नारी कभी दोयम दर्जे से आगे आ चुकी है क्या? जो एकदम उच्च मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर है, उन्हीं को सम्मानित किया जा रहा है, परंतु जो सामान्य एक नारी ही बस है, क्या वो सम्मान की पात्र बन पाई है? तो मेरी नजर में वह कार्य तब पूरा होगा जब नारी अपने आप नारी है इसलिए सम्मान सूचक हो पाए। माने पुरुष के मस्तिष्क पर नारी है इसलिए सम्मान होना चाहिए। ये एक अपने आप से सम्मान आना चाहिए, परिवर्तन तब होगा। आज अगर ऐसा हुआ होता, तो हम देखते हैं कि रेप की घटनाएं, हम देखते हैं यौन शोषण की घटनाएं, हम देखते हैं उसके साथ में विभिन्न क्षेत्रों में एक दोहरेपन का, मतलब उसे पीछे दर्जे का मानना। आज भी मजदूरी करने वाली महिला को कोई बराबर की रोजी तो नहीं मिलती, उसे अभी भी मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसके लिए भी उसे पीछे बैठकर सोचना पड़ता है। तो दुख के जो बादल हैं वो छटे तो नहीं है, और संपूर्ण जगत बदल तो नहीं गया, परंतु हाँ, समय आया है जिसमें बदलने की क्षमता रखने वाली नारी सामने आई है। तो कहना चाहूंगी कि आज का दिन ऐसा पवित्र और पुनीत है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में महिला ने अपना स्थान बनाया है, और इस स्थान को आ, मेरी ईश्वर से यही कामना है कि वो निरंतर आगे बढ़ती रहे, और वो यह जान जाए कि जो अस्त्र इस रास्ते पे चलने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा को शिक्षा की तरह ले, शिक्षा को समाज को समझने के लिए ले, और समझकर आगे बढ़े, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अधिकार और क्या है मेरे आगे के कार्य जिसे मुझे औरों के लिए करना है। तो जिस समय नारी स्वयं से हटकर सबके लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगी, और पुरुष को अपने साथ कार्य कराने का की जिम्मेदारी वो निभाएगी। अभी पुरुष आगे है, और पुरुष आगे कार्य का निर्देशन करते हैं। चुनिंदा महिलाएं ही, थोड़ी सी महिलाएं ही आगे हैं, परंतु इन महिलाओं को सब कुछ है, इनके पास विद्या है, बुद्धि है, अर्जन की बात उनको करनी है, और अपने आप को समूचे नारी जगत को आगे लाने के लिए उन्हें कार्य करना है। तो इसी भावनाओं के साथ आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए, मैं भी ऐसी मंगल कामनाएं करती हूँ कि नारी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, नारी अपने विभिन्न क्षेत्रों के प्रति अपनी जागरूकता लाए, समाज के प्रति वो जागरूक हो, और अपने प्रति वो जागरूक रहे। तो इस तरीके से वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरण या ज्ञान, इनके माध्यम से आगे वो बढ़ती चली जाए, और एक ऐसा आसमान का निर्माण करे जिसकी छत्र छाया में हम सब सशक्त महसूस कर पाए।
इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार मैडम। आपने बहुत ही कम शब्दों में नारी की नारी के इतिहास, उसकी भूमिका और वर्तमान परिदृश्य के ऊपर आपने बहुत विस्तार से अपनी बातों को रखा। और ऐसा लग रहा था कि कमेंट्स लगातार आ रहे थे और वे सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स आपकी बातों से अपने आप को जोड़ पा रहे थे, कनेक्ट कर पा रहे थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम दर्शकों को, पार्टिसिपेंट्स को आपके इस उद्बोधन से, आपके इस संबोधन से लाभ मिला होगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलता हूँ और हमारे साथ आज के आयोजन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आशा शुक्ला महोदया हम लोग के साथ उपस्थित हैं। मैडम का आशीर्वाद हमेशा हम सभी को प्राप्त होता रहता है। लगातार मैडम के मार्गदर्शन में हम लोग नए नए कार्यक्रम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और मैडम, आप सभी जानते हैं कि प्रोफेसर आशा शुक्ला महोदया का वीमेंस स्टडी पे बहुत बड़ा काम है। उन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत तरह के शोध किए हैं, कई किताबों का उन्होंने प्रकाशन किया है, कई शोध पत्र का प्रकाशन हुआ है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज के इस आयोजन में विमेंस आइडेंटिटी, नैरेटिव्स एंड डिस्कोर्सेस में उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। बहुत विलंब न करते हुए, बहुत ही आदर के साथ आज की मुख्य अतिथि महोदया को स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत है महोदया। नमस्ते। हमारी दोनों संस्थाएं हेरिटेज सोसाइटी पटना और गुलाब बाई स्मृति शिक्षा महाविद्यालय के साझा मंच पे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये दिन भर चलने वाली अकादमिक बातचीत, जिससे हम सब की कुछ न कुछ निश्चित समझ पड़ती है। सबसे पहले मैं आप सभी को हेरिटेज सोसाइटी से जुड़े हुए मित्रों को, परिवारजनों को और गुलाब बाई स्मृति महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय के सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। अभी सम्मानिया मैडम अपने विचारों को रख रही थी, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि लगभग 1 महीने के बाद अंतिम कार्यक्रम में मैं और आशुतोष जी 28 जनवरी को इंडियन फेमिनिज्म के उद्घाटन समारोह सर्टिफिकेट कोर्स में साझा उपस्थिति में थे, साझा बातचीत हो रही थी। और आज फिर लगभग 1 महीना 7-8 दिन बाद हम इस आभासी मंच पे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी जी को देख के मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता है। प्रसन्नता का 2 कारण है। ये तो मेरी हमेशा स्पष्ट धारणा रही ही है कि वो बहुत अच्छे योग्य शिक्षक, शिक्षाविद और कुशल प्रशासक तो हैं ही, बड़े ही जेंडर संवेदनशील व्यक्ति हैं जो इस विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी प्रसन्नता का विषय ये है कि आज वो हेरिटेज सोसाइटी पटना के मंच के साथ साझा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारी दोनों संस्थाएं और हमारे दोनों अति प्रिय डॉक्टर द्विवेदी और डॉक्टर तिवारी ने जो आज ये कार्यक्रम किया है, वो उनकी एक गंभीर जेंडर संवेदनशील दृष्टि का परिचायक है। वे अत्यंत विद्वान व्यक्ति हैं, ये तो बात है ही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कॉन्सेप्ट विदेश से आया, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी स्वीकार्यता बनी और हम लोगों ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सब मनाते हैं। लेकिन मैं जहां तक भारतीय पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूं, क्योंकि हम लोगों ने इंडियन फेमिनिज्म पाठ्यक्रम भी लॉन्च किया है, तो मेरा ये दायित्व भी बनता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ठीक है, हम एक दिन विशेष तौर पे मनाएं, लेकिन इंडियन फेमिनिज्म, भारतीय नारीवाद और भारतीय संस्कृति और संस्कार ये स्पष्ट मानते हैं और इसको व्यवहारित करते हैं
कि भारत में महिलाओं का प्रत्येक दिन है और उसके बहुत स्पष्ट कारण भी हैं। हमारे देश में महिलाओं के प्रति वैदिक एरा से लेके आज तक अपवाद परिस्थितियां तो हर जगह छोड़ी जाएंगी, यद्यपि वो अपवाद परिस्थितियां भी अच्छी खासी संख्या में हैं, इसलिए उनके कारण बार बार विमर्श में उन विषयों को लाना पड़ता है। लेकिन भारत में वैदिक युग से लेके अभी तक जो फेमिनिज्म डिस्कोर्स है और फेमिनिज्म नैरेटिव्स हैं, उसमें भारतीय स्त्रियों के, उनके संघर्षों की, उन संघर्षों से उपजे महिला अध्ययन विषय की, उन संघर्षों में प्रमुख भूमिका निभाते हुए आंदोलनों की, एक्ट की गंभीर भूमिका हम देखते समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक रिसर्चर के तौर पे मेरी हमेशा चिंता रही है और उन्हीं चिंताओं ने, रिसर्चर की बड़ी मानसिकता ऐसी होती है कि वो कुछ भी कहा जो उसकी अपनी आंखें भी देखती रहती हैं, खुद भी पढ़ता रहता है, उसको रिसर्च के द्वारा ही मानना चाहता है, समझना चाहता है, दुनिया के सामने स्पष्ट करना चाहता है। जब मैं अपने पूर्व विश्वविद्यालय और हेरिटेज सोसाइटी के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों को कर रही थी, तब मेरी इस धारणा को संपुष्टि मिली और वो संपुष्टि इस प्रकार से मिली कि भारतीय महिलाओं की आजादी में, सामाजिक आंदोलनों में जिस स्तर के संघर्ष रहे हैं, परिवार में रह के, परिवार के बाहर, संगठन में रह के, संगठन से बाहर, सरकार में रह के और सरकार से बाहर, उनका उस स्तर पर उल्लेख भारतीय इतिहास में दस्तावेजीकरण के तौर पर दिखलाई नहीं पड़ता है। तो जो चीज दिखलाई नहीं पड़ती लेकिन है, तथ्य उसकी गवाही में बातचीत करते हैं, तो उसके बारे में पुनः गंभीरता से विचार होने की जरूरतें हैं और उन तथ्यों को एक बड़े स्तर की कमेटी के साथ दिखवाने की जरूरत है, ताकि पहले जो कुछ छूटा है उस छूटे की भरपाई में कुछ जरा भी -1% भी, अंशतः भी गलत प्रविष्टि इतिहास में लिख ना जाए। और इस पर हमारी चिंता डॉक्टर द्विवेदी और डॉक्टर नीरू मिश्रा के साथ निरंतर होती रही है और हम लोग उस दिशा में काम कर भी रहे हैं और करेंगे भी। चूंकि एक रिसर्चर की दृष्टि है इस नरेटिव और डिस्कोर्सेस को लेके, तो इस नरेटिव्स और डिस्कोर्सेस के अधीन स्त्री को लेके जो दृष्टि है, उस दृष्टि की गहराई से समझ के लिए एक प्रोजेक्ट किया गया जिसका मैंने कई बार जिक्र किया, और वो प्रोजेक्ट था स्त्री एक मानव। भारतीय स्त्री क्या इंसान है? इस विषय की व्यापकता को थोड़ा सा इस तरीके से और समझने की आवश्यकता है कि भारतीय स्त्री और पुरुष क्या एक समान इंसान हैं? जब इस विषय पे कार्य किया, मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर सुनीता पाठक काम कर रही थी और हम लोग आज भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने जितने धर्म ग्रंथ की टीकाएं, मूल, जो एक रिसर्चर के लिए संभव हुआ, वो हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने उस समय की उन चीजों को भी पढ़ा जो उस समय के तत्कालीन सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक लेखन के अंतर्गत भी लिखी गई थी।
लेकिन शब्द रिसर्च इसीलिए है कि बार बार ढूंढो। तय बात है कि 1-2-2.5 साल के प्रोजेक्ट में सब कुछ नहीं पढ़ा गया होगा, ये तय बात है। इसलिए रिसर्चर को अपने दावों के साथ संभावनाओं के क्षितिज को विस्तारित करना चाहिए, खुला छोड़ना चाहिए। तो उसके अंतर्गत जो हमको समझ में आई, स्त्री को देवी, माता, पत्नी, पुत्री, सखी, दासी जैसे संबोधन तो हैं, लेकिन स्त्री के मानवीय स्वरूप को दृष्टिगोचर नहीं होते देखा गया। अमरकंटक में एक राइटिंग मिली बाबा नागराज की, जीवन विद्या सह मध्यस्थ दर्शन में, उसमें स्त्री के मानवीय स्वरूप को देखा गया। और यही एक मूल वजह थी कि मैंने अपने कोशिश की थी कि पूर्व अपनी संस्था में जीवन विद्या सह मध्यस्थ दर्शन की पीठ को स्थापित किया जाए, ताकि इंसान के मानवीय स्वरूप को कैसे शिक्षा में मानवीकरण किया जाए, विद्यार्थियों में इनकलकेट किया जाए, उसके संबंध में विमर्श हो सके, चर्चा हो सके। क्योंकि अगर स्त्री, पुरुष और थर्ड जेंडर तीनों अपने को इंसान के तौर पर एज ए ह्यूमन बीइंग प्रस्तुत करते हैं और उनका सामाजिक व्यवहार ऐसा है, तो फिर तय बात है कि उसमें ना कोई श्रेष्ठ होगा ना कोई निष्ठ होगा। फिर जो सबके बीच में एक आत्मा की बात होगी, इंसानियत की बात होगी, मानवीयता की बात होगी, मानव की बात होगी, तो स्वाभाविक है हिंसा की बात अपने तरीके से तिरोहित होने लगेगी। क्योंकि एक इंसान दूसरे के प्रति हिंसा तो नहीं करेगा। एक इंसान के विचार में हिंसा का बीज स्वतः समाप्त होगा और व्यवहार में प्रस्तुत नहीं होगा। लेकिन जब तक हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, धनी हैं, जाति व्यवस्थाओं में प्रस्तुत हैं, वर्ण व्यवस्थाओं में प्रस्तुत हैं, आर्थिक परिस्थितियों में प्रस्तुत हैं, तब कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग का है, कोई इस पद पे है तो कोई उस पद पे है। पदों के शोषण तब तक होते रहेंगे जब तक आप मानवीय व्यवस्था में, वैल्यू बेस्ड सिस्टम में उतरते नहीं हैं। पदों के दुरुपयोग होते रहेंगे, पावर का दुरुपयोग होता रहेगा। एक और शोध हमने किया, वीमेन इन पावर। तो पावर क्या है? आशुतोष जी, सुरेंद्र जी, मैडम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, मैं जिस कुर्सी पे बैठी हूँ, इस कुर्सी पे पावर है क्या? अगर इस कुर्सी में पावर है तो वही विक्रमादित्य वाली बात याद करो, जो उस पे बैठता था उसमें शक्ति आ जाती थी। इतिहास वाले लोग हैं। लेकिन अगर व्यक्ति में पावर है तो उस कुर्सी से मतलब पद की पावर को लाख गुना विस्तारित कर देगा। और अगर उस व्यक्ति में सही पॉजिटिव पावर नहीं है तो लाख गुना निगेटिव विस्तारित कर देगा। इन्हीं वजहों से तो हम कहते हैं कि इस अमुक व्यक्ति का कार्यकाल अच्छा कार्यकाल नहीं था, जबकि वो व्यक्ति भी उसी पद पे था जिसमें पहले वाला था, जिसमें उसका पहले वाला था। यानी उसमें विजन ना होना, अपनी दृष्टि का विस्तार ना होना, समाज को न जोड़ना, राष्ट्र को न जोड़ना। और फिर इस विषय पे लौटूं, जेंडर सेंसिटिव नहीं होना। सेंसिटिव नहीं होगे तो इक्वलिटी नहीं समझ पाओगे, इक्वलिटी नहीं समझ पाओगे तो इक्विटी तक नहीं पहुंचोगे, इक्विटी तक नहीं पहुंचोगे तो वीमेन एम्पावरमेंट की बात ही बेमानी है, हो ही नहीं पाएगा। इसी वजह से ये मध्य प्रदेश में, आप सबको मैंने कई बार कहा, फिर कहूंगी, मैडम जुड़ी हैं,
सुरेंद्र भी हैं कि एक पाठ्यक्रम बनाया गया, आधार पाठ्यक्रम, फाउंडेशन कोर्स फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, ऑल कॉलेजेस, फर्स्ट ईयर में बच्चों को वो पढ़ाया जाए। वो स्वीकृत हो गया है, लेकिन अभी सेकेंड ईयर के लिए स्वीकृत है। प्रयास कर रहे हैं, हो जाए फर्स्ट ईयर में तो अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का बच्चा रॉ मटेरियल की तौर पे आता है, जिसके पीछे उसकी स्कूलिंग का एक सामाजिकता होती है और एक परिवार का वातावरण होता है, पारिवारिक आचरण भी होता है। परिवार में गाली गलौज देता सुनेगा तो वैसा ही उसको लगेगा, ये तो ठीक है, हमारे बाबा दादा दे रहे हैं। अगर वो तू तड़ाक करके भाषा शैली का अध्यक्ष है तो वो साथ आएगा। तो ऐसे बच्चों को जब तक वो उस व्यवस्था में रम ना जाए, अगर आप एक जेंडर सेंसिटिव वातावरण, सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, लॉ, कानून, ह्यूमन राइट्स, सब चीज अगर बता देते हो तो कम से कम मन में ये बड़ा आश्वस्ति रहती है कि नहीं जी, अब ये बच्चे को हमने बता दिया और हम बार बार बता रहे हैं, अब ये बच्चा कम से कम अनजाने में कहीं उलझेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये जो चीजें हैं ये डिस्कोर्स में आनी चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत थी गांव में, धिये मार बहू समझाई, यानी बेटी को मार के, मार का शब्द फिजिकल मारना नहीं है, बेटी को थोड़ा सा बोल के बहू को समझा दिया। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी दूसरी बेटी बहू के तौर पे दूसरे परिवार से आई है, दूसरे सामाजिक वातावरण से आई है, 25-26 साल की उम्र में बिटिया आई है, उसकी अपनी आदतें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस घर में जो ढालने का तरीका है, आप अपनी बेटी को कह के अपनी बहू को उस तरीके से समझा दें। आपने समझा भी दिया, उस बच्ची की मर्यादा भी बच गई। हमारे यहाँ तमामों ऐसे मुहावरे और कहावतें हैं। जब मैं बरकतुल्लाह में थी तो इसी तरीके की मुहावरे कहावतें जो जेंडर सेंसिटिव, जेंडर एम्पावरमेंट हैं, उनके तहत काम किया। लोक साहित्य, लोक कथाएं, परंपराएं और आंदोलन, ये सारी चीजें इकट्ठा बनके महिला अध्ययन के विषयों को बनाते हैं। मुझे ऐसे लगता है आज के अवसर पर इंडियन फेमिनिज्म कोर्स भारत में भारतीय स्त्रीवाद, नारीवाद शब्द पाश्चात्य की देन, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी चीजें भारतीय, जितने कानून भारतीय, विधवा पे ले लीजिए, बाल विवाह पे ले लीजिए, दहेज पे ले लीजिए, बलात्कार पे ले लीजिए, तो हमारे यहाँ तो सारा मामला भारतीय नारीवाद का है। हमने अडॉप्ट नहीं किया पाश्चात्य नारीवाद, क्योंकि उनके मुद्दे वहां के मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे तो यहाँ के मुद्दे हैं और हम उन्हीं पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो बहनों की और परिवारजनों की और जेंडर एकेडमिशियन और जेंडर एक्सपर्ट्स की भूमिका रही है, उन सबको, इतिहासकारों को बहुत गंभीरता से जानना और समझना चाहिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो कई पर्चे दिन भर पढ़े जाएंगे उनमें ऐसी कई चीज उभर के आएंगी। और आशुतोष संघ सुरेंद्र से मैं ये आश्वस्त हूं कि इसकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनेगी, क्योंकि एक तरफ इंद्र हैं, एक तरफ साक्षात शिवजी हैं, तो वो तो अच्छा होना ही तय है ना, क्योंकि उद्देश्य अच्छा है संस्थाओं का। और मैं दोनों ही संस्थाओं को बहुत दूर दूर तक जानती हूँ, उनकी सोच समझ को जानती हूँ। सुरेंद्र जी के कितने टीचर्स, कितने विद्यार्थी हमारे यहाँ एडमिशन लिए हुए थे ब्राउस में। डॉक्टर मनोज गुप्ता की मैं भूमिकाओं को जानती हूँ, डॉक्टर रामशंकर विद्यार्थी के कामों को जानती हूँ, डॉक्टर जया फुकन के कामों को जानती हूँ। तो सब लोग जुड़ जाएंगे
तो ये एक बहुत अच्छी बात और उभर के आ सकती है। मैं अपनी इन दोनों संस्थाओं के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, काम करने वाले भाई बहनों, विद्यार्थियों को, शोधकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस विषय के चयन के लिए और विशेष तौर पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस विषय पे चयन करने के लिए, और पूरा आश्वस्त हूँ, उसमें पल भर भी रंच मात्र भी हमारे मन में भाव नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। इसकी रिपोर्ट जब अनुशंसाओं के साथ आएगी और मुझे जब मिलेगी तो मेरे से ज्यादा प्रसन्न कोई व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि इसी एक काम को अगर हम सब कर ले गए तो पूरे विश्व मंच पे हम जेंडर एम्पावरमेंट को, जेंडर एम्पावरमेंट कह रही हूँ, वीमेन एम्पावरमेंट नहीं बोला मैंने, को प्रतिष्ठापित करेंगे गहराई से। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैडम को बहुत नमस्कार, आपने बहुत अच्छी बातें कही जिन पे विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, और बहुत बहुत साधुवाद। आप सुरेंद्र जी, अरुण यादव जी को हमारा नमस्कार कहिएगा और कहिएगा कि हमने उनको याद किया, हम उनके परिवार को जानते रहे हैं, उनके पिताश्री को भी जानते रहे हैं, उनका राजनीति में कंट्रीब्यूशन भी जानते हैं। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, शुभकामनाएं, और जो हमारे शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले हैं उनको बहुत विशिष्ट बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत आभार मैडम। आपके आशीर्वचन से हम तमाम प्रतिभागियों को, विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को नवीन ऊर्जा प्राप्त हुई है। मुझे लगता है कि जितने एकेडमिक सेशंस अभी होने वाले हैं उनको उत्साह मैडम आपने पढ़ाया है। वे अपने प्रेजेंटेशन, अपने शोध को बहुत गहराई से हम तमाम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस आशीर्वचन से उन्हें एक नई मार्ग प्राप्त हुआ है। और मैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रोफेसर आशा शुक्ला महोदया का विमेंस स्टडी में, जेंडर स्टडी के ऊपर बहुत बड़ा काम है, और इनके द्वारा आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में इनका आगमन, इनकी उपस्थिति और इनका आशीर्वाद इस पूरी मुहिम को एक नई ऊंचाई को प्राप्त कराएगा। मुझे पूरा विश्वास है इसका। बहुत बहुत आभार मैडम आपका आपको इस आशीर्वचन और आशीर्वाद के लिए। और जैसा हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में आभार ज्ञापन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो हमारे जो विश्वविद्यालय, हमारे जो महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी जी को बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा कि ताकि आभार ज्ञापन की परंपरा का निर्वहन कर सके। आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर तिवारी जी। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से जुड़े माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम, डॉक्टर संपा चौबे मैडम और हेरिटेज सोसाइटी पटना के डायरेक्टर जनरल अनंत आशुतोष द्विवेदी जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि मुझे आभार व्यक्त करने का मौका दिया गया है, फिर भी मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा इस विषय के ऊपर। मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और मेरा जो स्वयं का मानना है कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वहाँ हम देखें जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, तो हमारी जो शक्ति की भूमिका रही है, माँ दुर्गा के रूप में समस्त लोग उनकी उपासना करते आए हैं। हमारी जो बुद्धि की देवी रही है वो माँ सरस्वती रही है, और हमारी जो धन की देवी रही है वो महालक्ष्मी रही है। तो प्राचीन हमारा जो धार्मिक इतिहास है वहीं से महिला अपने आप में एक सशक्त रूप से रही है, कभी भी वो कमजोर साबित नहीं हुई है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ की ममता के रूप में हम यशोदा को याद करते हैं, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ काली की हम आराधना करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसमें महिला की सशक्त भूमिका रही है। किंतु जो सामाजिक परिवर्तन आए, कालांतरित सामाजिक परिवर्तन आए, वहां पे महिलाओं का जो इतिहास था वो थोड़ा बदला। किंतु पुनः आज हम सभी लोग महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम ताल मिलाकर आगे अग्रसर हैं।
अब मैं इस कार्यक्रम जो इनॉग्रेशन सेशन था उसको आभार व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम मैं आज ये हेरिटेज सोसाइटी और गुलाब भाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आज हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम, पूर्व कुलपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय सोशल साइंस महू को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत ही आदर पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि मैं डिलीट कर रहा हूं, मैडम मेरी गुरु भी है, हमेशा मैडम के द्वारा जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि भविष्य में भी मैडम के द्वारा हमको अपना आशीर्वाद, मार्गदर्शन और इस दिशा में जो शिक्षा के नवीन नवीन विषय आते हैं उनके क्षेत्र में मैडम के जो क्रांतिपूर्वक विचार हैं, जो उनकी सोच है और जो उनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर है, तो ऐसा ज्ञान मैडम से हमको प्राप्त होता रहेगा। मैं डॉक्टर शंपा चौबे मैडम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डीबी पीजी कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ का भी बहुत ही हृदय से आभारी हूँ। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं और महिलाएं जिस प्रकार से आज संपूर्ण क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, उस दिशा में मैडम ने अपने नवीन संकल्पनाओं के द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं हेरिटेज सोसाइटी पटना के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय पर विश्वास करते हुए हमसे एमओयू साइन किया है और आगे भी ये हमारा पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है। आगे भी सर की बहुत सारी योजनाएं हैं। सर का शिक्षा के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में सर को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित रूप से उन्होंने हमारी जो संस्था के साथ एमओयू करके और जो इस प्रकार से अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपना प्रयास जारी रखा है। निरंतर हम सर को विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ चलने का प्रयास करेंगे। सर को बताना भी चाहूंगा कि हमारे 29 विद्यार्थी हेरिटेज सोसाइटी के माध्यम से जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन फेमिनिज्म कोर्स चल रहा है, तो गुलाब भाई यादव शिक्षा महाविद्यालय के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से आगे जो भी वो इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करेंगे उसमें उनके साथ गुलाब भाई यादव शिक्षा महाविद्यालय कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर उनके साथ अग्रसर रहेगा। ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ और सर का पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, समस्त स्टूडेंट, समस्त प्रतिभागियों का भी मैं बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में जुड़कर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में एक वाक्य द्वारा मैं आभार अपना खत्म करूंगा। मेरा मानना है, अंधकार है वहां जहां प्रकाश नहीं है, अंधकार है वहां जहां प्रकाश नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां महिलाओं और नारी का सम्मान नहीं है। तो पुनः सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैडम प्रोफेसर शुक्ला मैडम को, डॉक्टर शंपा चौबे मैडम को और अनंत आशुतोष सर को भी पुनः आभार। सभी प्रतिभागियों का आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिवारी साहब। अब मैं इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ जितने पार्टिसिपेंट्स और प्रेजेंटर्स, स्पीकर्स हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, उन सभी से आग्रह करता हूं कि आपका जो एकेडमिक सेशन जो टाइम में अलॉट किया गया है, उसमें जो आपके ईमेल पर जो ईमेल किया गया है, जो लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस ईमेल पर तुरंत जुड़ जाएं, अपने समय पर जुड़ जाएं, और ताकि आपका सेशंस, आपका प्रेजेंटेशंस, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप सभी को एक बार पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सादर आभार, प्रणाम, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जुड़ते हैं फिर नए कार्यक्रम में, हम दोनों इसी मंच के साथ। नमस्कार, प्रणाम।